जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2022 की तैयारी को लेकर के। तो आपके एग्जाम बहुत ही जल्द हैं, इसलिए आपको यहां पर आज हम यहां पर रविवारीय टेस्ट ले रहे हैं। संडे को हर दिन एक संडे टेस्ट होगा, जिसमें आप जुड़ करके यहाँ पर अपने आप को दिखा सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी सही है। तो 100 प्रश्न होंगे, जिसमें आप 80 करके दिखाएं तो आपका अच्छा रिजल्ट हो सकता है। अब हम यहाँ पर बता दें कि यदि आपको बिहार में जो पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा हुए हैं 4 ईयर्स के, अगर उनके सारे प्रश्न पत्रों का PDF चाहिए तो वो आपको यहाँ पर परचेज करना पड़ सकता है, और आप यहाँ लेना होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज रविवारीय टेस्ट में शामिल होते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कितने प्रश्न सही हुए। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को कमेंट नहीं आता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। इस तरह से हम डेली आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पत्र लेकर के आ रहे हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उप, आ, प्रक या प्रति? कौन सा होगा? देखिए, प्रतिकूल यही हमारे पास शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम लोगों को पता करना है। तो प्रतिकूल का जब हम तोड़ते हैं तो एक होता है प्रति और एक होता है कूल, इसको मिलाने पर बनता है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में जो शब्द पहले आया है वो है प्रति, और जो बाद में आया है कूल। तो जो शब्द पहले आया है वो है उपसर्ग, जो बाद में आया है वो है प्रत्यय। तो प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा है, तो प्रतिकूल में उपसर्ग कौन होगा? प्रति होगा, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो देखिए, प्रत्यय के लिए हमने क्या बोला कि उस शब्द को आप लेंगे दोषहर्ता, ठीक है, दोषहर्ता। इसको आप तोड़िएगा तो क्या बनेगा? तो देखिए, दोष जोड़ हर्ता बनेगा। क्या बनेगा? दोष जोड़ हर्ता। यानी दोषहर्ता में दोष जो है उपसर्ग है और हर्ता जो है वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछा क्या गया है? प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होगा? हर्ता होगा। हर्ता किस में आया है? डी में आया है, यानी राइट आंसर जो है आपका डी है। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? नई दिल्ली कोलकाता, दिल्ली गुवाहाटी, अमृतसर लाहौर या कोलकाता ढाका? तो देखिए, समझौता एक्सप्रेस जो है आपका समझौता का है, यह अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है, ठीक है, अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझौता एक्सप्रेस। तो आप लोग सभी को इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध इमारत चार मीनार कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या भोपाल? तो प्रसिद्ध इमारत चार मीनार जो है आपका वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। यह प्रश्न अब तक बहुत बार पूछा गया है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में, JSSC में एक बार अभी तक पूछ लिया गया है। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? A, D, C या K? देखिए दोस्तों, इसका हमने ट्रिक बता दिया है। यदि ये नहीं होगा तो आपको इसका हम जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक का आपको वीडियो हम दे देंगे। यदि आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो एक बात आपको बता देते हैं, आप लोग कीड़ा देखे होंगे, कीड़ा देखते हैं ना, KEDA। कीड़ा जो है पानी में नहीं घुलता है, वो उसके ऊपर छैला हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ई जो है यहाँ पर कीड़ा पानी में नहीं घुलता है। तो KED और A ये पानी में नहीं घुलता है। तो A पानी में नहीं घुलेगा, D भी पानी में नहीं घुलता है, और यहाँ पर KDA ये भी नहीं घुलता है। तो अब आपके पास बचा C, यानी B और C, विटामिन B और C जो है ये आपका कहाँ घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है, ठीक है। बाकी कीड़ा KEDA ये सब जो है वसा में घुलनशील है। इसका वीडियो हम अलग से आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे यदि आप कमेंट कीजिएगा तो। चलिए देख, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सर लियोनार्ड बुले ने, BS अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने या AL बसम ने? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों बता दें, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका दयाराम साहनी हो जाएगा। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। तो इसके कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता? तो दयाराम साहनी थे। कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में। दोनों प्रश्न ही आए हुए हैं आपके। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर है विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या मीरा कुमार? तो देखिए, यहाँ पर लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है वो श्रीमती मीरा कुमार है। ये किस पार्टी के थे? तो यहाँ पर यह भी पूछा गया था एक बार कि किस पार्टी के थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। ये पूछा जाता है कि किस लोकसभा चुनाव में यहाँ पर किए थे? तो इन्होंने 15वीं लोकसभा में, कौन सी लोकसभा में? 15वीं लोकसभा में आपको बिहार के सासाराम लोकसभा
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ठीक है। और 3 जून 2009 को इन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया था। इस तरह से भारत के लोकसभा यानी लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो कौन थी आपका, तो वो आपकी हो जाएगी श्रीमती मीरा कुमार। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुजराती की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू। गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती जो है यहाँ पर आपका लिपि वो भी हिंदी के समान देवनागरी ही इसका लिपि होता है। गुजराती जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, चीन या भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो आपका रूस है, ठीक है, रूस है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये 5000 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। जेएसएससी में अब तक 5 बार यह प्रश्न आया हुआ है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रवर्तन कारण या विवर्तन के कारण। तो तारे जो यहाँ पर टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं वो होता है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रेगिस्तान में मरीचिका किस घटना का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रावर्तन या विवर्तन। तो देखिए मेघ मरीचिका की जो घटना होती है वो आपको यहाँ पर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। मेघ मरीचिका से रेगिस्तान वाला ये घटना बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आने वाला प्रश्न है। जेएसएससी में अभी तक हाई स्कूल परीक्षा में यहाँ पर आया हुआ है एक बार, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मनोरची में एक बार यानी 2 बार आया हुआ प्रश्न है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2 बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 3, 4, अनेक या कोई नहीं, ठीक है। देखिए 2 बिंदु, एक बिंदु और एक बिंदु, इससे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप देखेंगे इससे तुम गुजरते हुए जो है मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती, ठीक है। तो 2 बिंदु से होकर केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। 1/4, 3/4, 5/4 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लघुत्तम समापवर्ती जैसे निकालते हैं 3, 4, 5 का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भिन्न का लघुत्तम है, ये बहुत बार है, लगभग 100 से ज़्यादा बार आपका प्रश्न आ गया है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर जब भिन्न का लघुत्तम होता है तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? अंश कहते हैं, नहीं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो अंश में कौन कौन संख्याएँ हैं? 1 है, 3 है और 5 है। और हर में कौन कौन संख्याएं हैं? तो यहाँ पर हर में सिर्फ संख्याएं दी हुई है 4, 4, 4। यानी देखिए ऐसे लिखा हुआ है 1/4, 3/4, 5/4। तो ये अंश में हो गया 1, 3 और 5। तो देखिए जब लघुत्तम बोलेगा ना तो अंश का लघुत्तम निकालिएगा और जो बच गया उसका महत्तम निकालिएगा, और जब महत्तम यहाँ पर बोलेगा तो अंश का महत्तम निकालिएगा, जो बच गया उसका लघुत्तम। जस्ट यही होता है, जो बोलता है उसका अंश का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर करेंगे 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, एलसीएम। तो क्या होगा? 1, 3, 5 का ये तीनों संख्याएं ऐसी है जो किसी से नहीं कटेगी, तो उसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे, यानी 1 गुने 3 गुने 5, यानी एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। अब एचसीएफ निकाल लेंगे नीचे वाले का, तो 4, 4, 4, तो सब में 4 आ रहा है एचसीएफ, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पर तो पूछ रहा था 1/4, 3/4, 5/4 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो अंश का एलसीएम क्या हो जाएगा? अंश का एलसीएम, और हर का क्या हो जाएगा? हर का एचसीएफ, यही हो जाएगा ना। तो अंश का एलसीएम कितना आया था अभी आपका? तो 15 आ गया था ना। अंश का एलसीएम मतलब 1, 3, 5, इसका एलसीएम हो गया 15, और हर का एचसीएफ यानी 4, 4, 4 का महत्तम, तो कितना हो गया? 4, यानी 15/4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, दिया हुआ है 15/4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए यमुना जो है नदी का नाम है, ठीक है, नदी का नाम है। सिर्फ नदी रहता तो ये जातिवाचक में जाता, लेकिन नदी का नाम आ गया यमुना, इसलिए यह जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
ब्रिज किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए ब्रिज एक जाति है, इस ब्रिज के अंतर्गत बहुत चीज़ें का ब्रिज आ सकता है, लेकिन यही कहा था आम, नीम, कटहल, तो ये चीज़ें आपके व्यक्तिवाचक में जाती है। ब्रिज कह रहा है तो ब्रिज पूरे ब्रिज जाति समुदाय का बोध करा रहा है, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए मित्रता जो है फ्रेंडशिप किसी चीज़ का गुण है, इसलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दर्शाते हैं, क्योंकि मित्रता जो है वो अपने अपने अनुभव करने की चीज़ है कि कितनी अच्छी आपकी मित्रता है और नहीं है, किसी को बयान नहीं कर सकता यार, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए बुढ़ापा यहाँ पर अवस्था को इंडिकेट कर रहा है, और जितनी भी चीज़ें अवस्था को दिखाती है, चाहे बुढ़ापा हो, जवानी हो, बचपन हो, यंग हो, नौजवान हो, ये सारी चीज़ें अवस्था को दिखाती है। अवस्था वाली चीज़ें को हम लोग सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं, और उसको जो हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं, जितनी भी अवस्था वाली चीज़ें होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। समूह किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूह? समूह का मतलब देखिए होता है झुंड, एक ग्रुप होता है, ग्रुप में हो गया तो वो यहाँ पर होता है समूहवाचक संज्ञा, जो समूह में है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा? तो देखिए धातु से बनी हुई जितनी चीज़ें होती है, जितने भी धातु वाली चीज़ें हैं वो सभी मेटल होते हैं, और मेटल होने के कारण इन्हें पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, जिसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। घी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा? तो देखिए घी जो है यहाँ पर लिक्विड वाली चीज़ है, द्रव्य वाली चीज़ है, इसलिए इसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, और यह बहुत बार अब तक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोगों के इलाज में उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी? आम, पपीता, आंवला या बेर? तो देखिए दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का प्रचुर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है आंवला, और आंवला खाने से यहाँ पर जो है आपका स्कर्वी रोग का इलाज कर सकते हैं, स्कर्वी रोग का उपचार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों आपका आंवला। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफेक्टेड ऑफ विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। देखिए दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम का आपको ट्रिक चाहिए तो भी आपको हम ट्रिक से बता देंगे, बोर्ड पर जरूर कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद यदि चाहिए कि विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम जो कि जेएसएससी में बार बार पूछा जाता है, या किसी भी आप एग्जाम में जा रहे हो तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम, इसको जो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे, जिसमें लाइफ में कभी भी आप नहीं भुलाइएगा। समझ गए? तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा कि ट्रिक आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो इसके साथ आपकी तैयारी अलग से उसकी क्लास हम यहाँ पर करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, विटामिन सी राइट आंसर होगा, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। काबा जल कुंड किस जिले में स्थित है? काबा जल कुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, लातेहार, चतरा या धनबाद? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा हजारीबाग, और जेएसएससी के एग्जाम में एक बार अब तक पूछा गया है, जो कि आपका हाई स्कूल एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड की कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या कोयल नदी? देखिए जेएसएससी में हम आपको बता दें यह एग्जाम जो है झारखंड में 10 बार यह प्रश्न पूछ दिया गया है, 10 एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। अब रही बात कि सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता, यहाँ जो बंगाल है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? एक प्रश्न बहुत बार, ये प्रश्न अब तक आपको बता दे रहे हैं 1000 से ज़्यादा बार अब तक के प्रतियोगिता परीक्षा में आ गया है कि बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो अब बताइए बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? आप सभी जानते हैं दामोदर नदी को। अब यहाँ पर इसी में प्रश्न बढ़ा दिया गया है, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका कहाँ है? तो ये आपका झारखंड में है, इसलिए झारखंड की ये नदी है, और झारखंड की यही नदी जो है बंगाल में जाती है और उस शोक के नाम से जानी जाती है। झारखंड की कौन नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो वो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। प्राथमिक या बुनियादी रंग है, यहाँ पर खाली जगह है, भरना है आपको। लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा,
लाल नारंगी और हरा, लाल जामुनी नीला। देखिए आप लोग याद रखिएगा, लहनी क्या होता है, लहनी, लहनी जो है ये प्राथमिक रंग होता है। तो लहनी क्या चीज़ है, ल का मतलब है लाल, ठीक है, ह का मतलब है हरा और नी का मतलब है नीला, यानी लाल, हरा और नीला रंग को जो है हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। इस रंग को मिला करके अन्य रंग भी बनाया जा सकता है। तो लाल, हरा और नीला हम लोग लेंगे, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो लाल, हरा और नीला रंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो प्रारूप समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हुए थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये भी प्रश्न इसमें पूछ दिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, प्रारूप समिति जो बनी थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछ दिया गया है। या नहीं तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य कौन कौन थे वो भी नाम पूछ दिया जाता है। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो उसके अध्यक्ष हुए, ठीक है। उसके बाद कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी थे सदस्य में। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, डॉक्टर के एम मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, एन माधव राव जी थे और टी कृष्णाचारी थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सदस्य हो गए वो कितने हो गए? यहाँ पर 7 का नाम आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास, वानभट्ट, कबीरदास या खुशवंत सिंह? 5000 से अब तक ज़्यादा बार पूछ दिया गया यह प्रश्न, बहुत ही MBBI प्रश्न है, जितना भी कहें उतना कम होगा। तो मेघदूत का जो लेखक है वो कौन है आपका? तो यहाँ पर कालिदास जी मेघदूत के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? एक्टिन, केरेटिन, हिस्टोन या एलास्टिन, यानी कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है केरेटिन। केरेटिन जो होता है नाखून में पाया जाता है। और केरेटिन किस किस में पाया जाता है? तो आपका बाल में भी जो है ये केरेटिन पाया जाता है, नाखून में आपका केरेटिन हो गया, और सींग, जो जानवरों के सींग पाया जाता है उसमें भी केरेटिन होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है बाल में पाया जाता है, ठीक है, बाल में पाया जाता है, तो इसका भी आंसर जो है केरेटिन ही होगा। इसी तरह से पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है जानवरों के सींग में पाया जाता है, तो उसका भी आंसर केरेटिन ही होगा। दसम जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? रांची, लातेहार, गुमला या रामगढ़? तो दसम जलप्रपात जो है झारखंड के रांची जिला में स्थित है और यह JSSC के एग्जाम में 5 बार पूछा गया है जलप्रपात के अंतर्गत। झारखंड राज्य महिला आयोग एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने दोनों में 20% तक धोखा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए यह प्रश्न जो है अभी तक 1000 नहीं 10,000 बार का ये कोई भी कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों बता दें, इसी तरह का आपको यदि ट्रिकी मैथ पढ़ना होगा तो हम यहाँ पर 100 ऐसे प्रश्न ट्रिकी बनाए हैं जो कि आपको उसी पर आधारित प्रश्न आएंगे और जिसमें आपको मैथ में लगभग प्रश्न मिलेंगे। तो यदि आपको इसको परचेज करना होगा, खरीदना होगा, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप दीजिए, तो हम आपके लिए ऐसे नोट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपका कमेंट जरूरी होगा। तो अब देखिए यहाँ पर फल बेचने दोनों में धोखा देता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फल खरीदने और ये हो गया फल बेचने, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा? फल खरीदने गुने बेचने और बट्टा में हो जाएगा 100, ठीक है। तो फल खरीदने और बेचने दोनों में 20% है, तो क्या हो जाएगा आपका 20 + 20, ठीक है, 20 + 20 और प्लस में क्या हो जाएगा 20 गुने 20 और बट्टा में हो जाएगा 100, ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब देखिए 20 + 20 किए तो कितना आ गया 40, प्लस 20 गुने 20 किए तो कितना हो गया 400 और बट्टा में कितना था आपका 100। 100 से ही 400 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। अब जोड़ लीजिएगा तो ये 40 और ये 4 कितना हो गया 44, यानी 44% इसका आंसर होगा। उसका लाभ कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर
होगा 44%, ये हो जाएगा। तो आप परचेज करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24 और 30 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए प्रश्न अब तक जो है यहाँ पर बात करेंगे, अगर जेएसएससी की बात करेंगे तो इस तरह का प्रश्न लगभग 10 बार आ चुका है। पूरे एग्जाम की बात कीजिएगा तो ये सब 1000 से ज़्यादा बार गणित के पूछे जाने वाले प्रश्न है। अब यहाँ पर है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 16, 24 और 30 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब भी कभी आपको कह दे, क्या कहते, छोटी से छोटी संख्या, क्या कहे, छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, या क्या कहे, न्यूनतम संख्या, या क्या कहे, निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो 16, 24 और 30 में से, तो यहाँ छोटी कहे, निम्नतम कहे, न्यूनतम संख्या कहे, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसका रिजल्ट होता है कि जब भी छोटी से छोटी संख्या कर रहा है तो इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। सारे अंक, जितने भी अंक दिए हुए रहेंगे उन सभी का आप एलसीएम निकाल दीजिए, और जो एलसीएम आता है वही इसका आंसर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका यहाँ पर 16 क्या लिखा हुआ है, 16 और क्या है 24 और क्या है 30, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 से कितने बार में, 8 बार में, 2 से कितने बार में, 12 बार में, 2 से कितने बार में, 15 बार में होता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, तो 2 से कितने बार में, 4 बार में, 2 से कितने बार में, 6 बार में, और 2 से 15 नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे इसके देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से देंगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 15 ऑलरेडी आपका 15 रह गया ना। अब फिर एक बार दे सकते हैं, कितना से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं। 3 से देंगे तो यहाँ पर 2 नहीं कटेगा, तो 2 उतर जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 कट जाएगा एक बार में, और ये यहाँ पर हो जाएगा 15 के जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आप यहाँ पर गुना कर देंगे, कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 तिरिकी 24 हो जाएगा, और 24 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच जा रहा है आपका, तो यहाँ पर बच जा रहा है आपका 2। ठीक है, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 48 और यहाँ पर बच गया 5, यानी 48 गुने 5 आप कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 48 गुने 5 जब आप करेंगे तो 5 अट्ठे 40, और 4 पचे 20, और 4 कितना हो जाएगा, 24, यानी 240 इसका आंसर हो गया। यानी 240 वह संख्या है जिसमें आप 16 से भी भाग लगाइएगा तो ये 240 कटेगा, 24 से भी भाग लगाइएगा तो 240 कटेगा, और 30 से भी भाग लगाइएगा तो 240 कट जाएगा। तो यही इसमें बोला जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 16, 24 और 30 का एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा आपका 240 आता है कि नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस में है, तो ये आपका फर्स्ट में है 240, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है। देखिए यही दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में क्या होती है, वर्षा प्रारंभ होती है, जो भारत का मानसून माना जाता है, और यह केरल से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है, केरल से प्रवेश करती है। तो भारत में किस मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो हम लोगों के लिए कौन माना जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसका टाइम जो माना गया है 9 जून से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 9 जून से स्टार्ट होता है या जुलाई तक चलता है कहीं कहीं। ठीक है, तो जून और जुलाई महीने में इसकी होती है शुरुआत। ठीक है, जून में कभी कभी वर्षा जून से चालू हो जाती है, और नहीं तो जुलाई से शुरुआत होती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत किससे होती है, जून या जुलाई महीने से होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अब तक आपको बता दें जीएस के अंतर्गत 5000 से ज्यादा बार पूछने वाले प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे होंगे तो आपको ये सोडा वाला जरूर मिलता है जीएस के अंतर्गत। तो इसका क्या आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। देखिए खाने वाला जो सोडा होता है, जिसको हम लोग मीठा सोडा ही बोलते हैं, बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, इसको लिखा जाता है NaHCO3। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं दो तरह से। देखिए कभी कभी नाम आता है, इसको सोडियम हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। यानी इसका नाम एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर देखिएगा तब, नहीं तो इसी को H के बदले में, हाइड्रोजन के बदले में इसको बोला जाता है सोडियम। क्या बोला जाता है, सोडियम, और H को बोला जाता है बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट किसमें ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं इसका पहला ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, बहुत बार आया वो प्रश्न है। तो इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, और इसी को खाने वाला सोडा या मीठा सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बार बार घुमा फिरा के इसी में से प्रश्न आता रहता है कि मीठा सोडा क्या है, खाने का सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है। तो ये सारा चीजें इसी का नाम है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके लिए
क्या कुछ है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। देखिए यह प्रश्न सर्वाधिक बार पूछा गया, सबसे अधिक बार पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो थे वो कौन थे आपका, ठीक है। केसी नियोगी, एन के पी साल्वे, केसी पंत या के संथानम, कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो आपका केसी नियोगी, ठीक है। केसी नियोगी जो थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका राइट आंसर फर्स्ट होगा केसी नियोगी, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग सभी देख लेंगे क्योंकि बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी या सरदार पटेल, कौन थे? तो देखिए यहाँ पर ये भारत के आज़ादी में कांग्रेस के अध्यक्ष अब तक जो है यहाँ पर 100 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी जो हैं वो आपके भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोल विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1822, 1831, 1857 या 1869? तो झारखंड में जो कोल विद्रोह हुआ था वो आपका यहाँ पर 1831 ईस्वी में हुआ था कोल विद्रोह, ठीक है। 1831 ईस्वी में यहाँ पर कोल विद्रोह हुआ था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, बहलोलुद्दीन या जलालुद्दीन खिलजी? तो देखिए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक हुआ जो कि अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया था। और प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जब भी देखिएगा तो दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया गया था, वो कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी? देखिए यहाँ पृथ्वी के सूर्य सबसे निकट कब होती है? तो देखिए सबसे पहला महीना जो होता है वो जनवरी का होता है ना, तो जनवरी महीना में यहाँ पर सबसे निकट माना जाता है 3 जनवरी। उसका 6 महीना के बाद जो होता है यहाँ पर बदल दिया जाता है, तो 6 महीना के बाद यहाँ पर आ जाता है जुलाई, ठीक है। तो 4 जुलाई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है। तो पूछा जाता है किस दिन पृथ्वी सबसे निकट होती है, तो जनवरी में सबसे निकट माने जनवरी हो गया, ठीक है। और अधिकतम दूरी कब होता है? तो वो 4 जुलाई होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आते हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो 3 जनवरी को सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग इसको एकदम कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि हम वैसे ही प्रश्नों को लेकर आते हैं जो अब तक एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा जा रहा है या आया हुआ प्रश्न है। तो टोटल प्रश्नों को आप यहाँ पर तैयारी करते रहिएगा जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? देखिए सूर्य की जो सतह होता है ना, उस पर 2 गैसों से यह मिल करके बना होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा होता है? तो देखिए हाइड्रोजन के अलावा यानी हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके यह बना होता है। तो हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन के अलावा जो होता है यह हीलियम से मिल करके बना होता है। अब हीलियम का यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक संकेत क्या होता है, तो हीलियम का रासायनिक संकेत A होता है और यहाँ पर परमाणु संख्या क्या होता है? तो 2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है कितना पाया जाता है? तो 71% और यहाँ पर शेष जो है आपका हीलियम के रूप में पाया जाता है। तो अधिकतम मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और उसके बाद शेष के रूप में आपको हीलियम पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण यहाँ पर सूर्य का सतह होता है। चलिए अब देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए पृथ्वी का जो वातावरण होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑर्गन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है या क्रिप्टॉन होता है? तो पृथ्वी का वातावरण का कहने का मतलब वायुमंडल का यहाँ पर सेंस हो गया। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो जब वायुमंडल का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर एक देखिएगा पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं इसमें। तो इस पाई चार्ट में आप देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह से ये है 78%, ठीक है, 78% और ये है 21%, ठीक है, 21%। तो 78% जो भाग होता है वो आपको नाइट्रोजन को दिया गया है, 21% जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का दिया गया है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में यदि गैस पाई जाती है तो वो है नाइट्रोजन
और दूसरे स्थान पर पाई जाती है तो वो है ऑक्सीजन। तो दोनों पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन, जिसका मात्रा कितना है 78%। और दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन O2, जिसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे 21%। बाकी में आर्गन है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिनोन, रेडोन पाया जाता है। तो इन सभी का परसेंटेज जो है अलग अलग है। सबसे ज़्यादा पूछा कौन जाता है, ये नाइट्रोजन का और ये ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है, 0.002 होता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता, नाइट्रोजन होता। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का, पारस का, ईरान का या मिस्र का। सबसे पहले हम याद कर ले 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, तो ये तेराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, तेराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था, ये तेराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और 1191 ईस्वी में तेराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1191 1192 दोनों तेराइन का प्रथम युद्ध है 1191 और तेराइन का द्वितीय युद्ध है 1192। ठीक है, तेराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें कौन विजयी हुआ था, तो उसमें यहाँ पर जो है आपका पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी जो थी वो कहाँ के शासक था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो है ये गौर प्रदेश यानी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कहाँ का शासक था, तो मोहम्मद गौरी जो है ये अफगानिस्तान का शासक था। इसका राइट आंसर जो है अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो होता है क्रिकेट का टीम 11 खिलाड़ी के बीच होता है, तो इनका रन का औसत जो है कितना का चला है, रन रेट 23 का। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक खिलाड़ी उसमें सबसे ज़्यादा रन 113 रन बनाए हैं, तो अब उस 113 रन जो खिलाड़ी बनाए वो खिलाड़ी निकल जाए तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन क्या यहाँ पर चलेगा। तो देखिए सबसे पहले रन कितना बनाया गया, तो रन 11 खिलाड़ी थे और 23 का औसत चल रहा है, 11 गुने 23 आप कर लीजिएगा, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 23 गुने 11 हम जब यहाँ पर करेंगे तो 11 से ये 23 हो गया और ये भी 23 हो गया, यानी 3 2 5 और यहाँ पर 3, यानी 253 रन बनाया गया। ठीक है, कितना रन बनाया गया, 253। अब उसमें से एक खिलाड़ी ने 113 रन बना दिया, एक ही खिलाड़ी उसमें 113 रन बनाए। ठीक है, तो अब देखिए 253 रन, 11 खिलाड़ी मिलकर 253 रन बनाए, जिसमें एक खिलाड़ी ने अकेले 113 रन बनाए। ठीक है, तो इस खिलाड़ी को निकाल देते हैं, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 140, यानी ठीक है कितने रन बनाए, 140। ये कौन से खिलाड़ी हैं, तो 10 खिलाड़ी मिलकर के अब 140 रन बना रहे हैं। 10 खिलाड़ी बचे, एक खिलाड़ी जो 113 रन बनाया तो उसको हमने निकाल दिया। ठीक है, तो बचा 140 रन, यानी 140 रन कितने खिलाड़ी मिलकर बनाए, 10 खिलाड़ी। तो प्रत्येक खिलाड़ी का औसत क्या है, तो हम औसत कैसे निकालते हैं, तो जो कुल होता है उसमें जितनी संख्या होती है उसे भाग दे देते हैं। तो प्रत्येक खिलाड़ी का औसत कितना हो जाएगा, तो 140 बटा आप 10 कीजिएगा, 10 से कितने बार में कटेगा, 14 बार में। ठीक है, यानी प्रत्येक खिलाड़ी का अगर औसत देखिएगा, एक खिलाड़ी को निकाल देने के बाद जिसने 113 रन बनाया है तो 14 का रन रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 14 किस में है, देखिएगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो है 14 रन है और यही आपका राइट आंसर होगा। तो औसत से सारे प्रश्नों को देखेंगे हम लोग यहाँ पर बारी बारी से जो आए हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं। चलिए अब देखेंगे आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया था, तो हम आपको बताते चले। देखिए सती प्रथा से जो प्रश्न है ये 5000 से भी ज़्यादा बार अब तक एग्जाम आप दिए होंगे, तो आप देखा होगा कि मिलता है। तो अब आपको हम बता दें ये गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर सती प्रथा के लिए सबसे ज़्यादा जो सार्थक प्रयास किए थे वो आपका थे राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने अपने सामने ही अपने बड़े भाई की विधवा को सती होते हुए देखा था, जिसको बलपूर्वक सती किया गया था, उनकी इच्छा नहीं थी, जिसके कारण ये सती प्रथा को अंत करना चाहते थे, सती प्रथा को अपने यहाँ से हटाना चाहते थे। जबकि अंग्रेजों का यहाँ तक जो बात है, अंग्रेज सती प्रथा को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर लगा हुआ रहता था कि भारतीय जो है इससे निषिद्ध मानते हुए किसी तरह का आंदोलन नहीं करे। और इसी के प्रयास से यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक से मिले और उन्होंने इस प्रथा को हटाने के लिए मांग की, और इनके मांग करने के बाद उन्होंने
इन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने पास बुला करके उनसे राय मशवरा करके उसके बाद इन्होंने सती प्रथा को हटाने के लिए एक नियम बनाया, कानून बनाया, जिसके बाद से सती प्रथा सब दिन के लिए हट गई। तो इसमें कौन से गवर्नर जनरल का नाम आता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ऐसे गवर्नर जनरल हुए जो उन्होंने सती प्रथा को अंत किया। और सती प्रथा का अंत कब किया गया, कब नियम बनाया गया? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत कब किया गया? तो 1829 ईस्वी में किया गया। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे जिस समय अंत किया जा रहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ? तो इनका नाम आता है राजा राम मोहन राय। तो ये 3 प्रश्न जो आपके सती प्रथा से आते हैं, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट और सभी प्रश्न आए हुए हैं। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है। 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 या 1194। सबसे अधिक बार यह पूछा गया प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे हम कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो यह युद्ध जो है हिंदू शासक यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम शासक यहाँ पर मोहम्मद गोरी के बीच हुई था। ठीक है, और यह किस स्थान पर हुआ? तो यह जो युद्ध हुआ वो तेराइन नामक स्थान पर हुआ था। और यह कहाँ पर? तो 80 मील दूर सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कौन जीता और कौन हारा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो क्या थी? हारी थी। मोहम्मद गोरी की हार हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में जीते थे। ठीक है, तो तराइन की पहली लड़ाई से यही प्रश्न आता है कि कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? तो तेराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए यहाँ पर तेराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 1, -3, -7 का सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आप जब समांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर सार्वंतर जिसको हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, डी कहते हैं। तो ये सार्वंतर निकालना है हमको। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा में से पहला यानी डी बराबर क्या होता है? यदि इसको हम T1 माने, पहला को T1 पद माने, पहला पद, 1 को दूसरा पद और -3 को तीसरा पद और -7 को चौथा पद, तो D बराबर होता है T2 - T1 और बराबर होता है T3 - T2। ठीक है, यानी क्या करना है? तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे और उसका जो अंतर होगा वही यहाँ पर सार्वंतर के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? D बराबर तो T2 यानी 1 है और T1 कितना है? 5 है। तो 1 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर T3 - T2, तो T3 कितना है? -3 और माइनस क्या हो गया? T2। इसको आप हल करके देख लीजिएगा। तो 1 में से -5 जाएगा, 1 में से आप 5 घटाएंगे तो -4 होगा और -3 में से -1 घटाएंगे तो -4 आएगा। यानी ये जो अंतर आ रहा है इसी को हम लोग डी कहते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर के नाम से जानते हैं। तो ये -4 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? -4। -4 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन में -4 है और यही जो है आपका राइट आंसर है। ये भी आपका आया हुआ प्रश्न, लगभग 20 से 30 बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो आप इनको देख लेंगे इन सारे प्रश्नों को। चलिए, हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? अब तक यहाँ 100 से ज़्यादा बार यह प्रश्न आया हुआ है। स्नेह सप्रू, रजत शर्मा, खुशवंत सिंह या अमृत प्रीतम। हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हेलो फरमाइश में लास्ट हो गया स से। ठीक है, तो इसका नाम जो है व्यक्ति का स से ही स्टार्ट है, ज़्यादा करके दिमाग में रखेगा। तो यहाँ पर स से स्टार्ट होने वाला नाम है स्नेह सप्रू, यानी हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्नेह सप्रू जी हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक है। तो देखिए सभी एग्जाम में ये पुस्तक के लेखक से एक प्रश्न आएगा, इसलिए आप लोग पुस्तक के लेखक से सभी प्रश्नों को कर लीजिएगा। नहीं तो अभी तक जो पुस्तक के लेखक से प्रश्न आए हुए हैं उसका एक वीडियो हम अलग से आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर चाहिए तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। एक फ्रिज का अंकित मूल्य 10,000 है जिस पर 25% का बट्टा दिया जाता है, तो उस फ्रिज का विक्रय मूल्य कितना होगा आपको बताना है। 25,000, 2500, 7500 या 5,000। तो देखिए सबसे पहला यहाँ अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य आपका 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, 10,000 और उस पर बट्टा 25% दिया जाता है। तो बट्टा कितना रुपया दिया गया, तो 25% इसका निकाल लीजिएगा। 25/100 कर लेंगे हम, यानी 2500 रुपये जो है आपको बट्टा के रूप में दिया गया, यानी 2500 रुपये आपको छूट दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर सामान था 10,000 का जिसमें 2500 छूट दिया गया, तो आपको कितने रुपए देने पड़े। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य तो एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है
अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य और माइनस में होता है बट्टा, ठीक है, माइनस में होता है बट्टा। तो अंकित मूल्य देखिए आपका कितना था, अंकित मूल्य है 10,000 और माइनस में बट्टा, बट्टा की राशि आपका निकला 2500, ठीक है। तो 10,000 में से 2500 आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपके पास बचता है 7500, यानी 7500 रुपये इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी में है, तो 7500 इसका राइट आंसर होगा। ये अंकित मूल्य से एक प्रश्न आपके रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से नीला ग्रह किसको कहते हैं, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल। यह प्रश्न अब तक 2000 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है आपके सभी एग्जाम में, ठीक है। तो नीला ग्रह किससे कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होती है, पृथ्वी पर क्या है, जल की उपस्थिति होती है। इसी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को ही यहाँ पर नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी आपसे पूछा जाए नीला ग्रह किससे कहते हैं, तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होती है। इसी जल की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। रामचरितमानस के लेखक कौन है। यहाँ पर बहुत बार आया हुआ प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीर या वेद व्यास। ये अब तक आपको हम बता दें 1000 से भी ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, सभी एग्जाम की तुलना करेंगे तब। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इधर तुलना करेंगे स्टेट लेवल में भी, तो वहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें आपका जो है तुलसीदास होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास होंगे, राइट आंसर इसका तुलसीदास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है, धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग या साहिबगंज। तो मैथन जल विद्युत केंद्र ये जेएसएससी में 2 बार अब तक आया हुआ है मैथन डैम के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत केंद्र है इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो झारखंड का कौन सा जिला में स्थित है, मैथन डैम जो है, तो ये मैथन डैम जो है आपका यहाँ पर धनबाद जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, धनबाद जिले में स्थित है। मैथन डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग सभी कोई अवश्य एक बार देख लीजिएगा। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो है किस जिले में स्थित है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर या सिमडेगा। यह जो प्रश्न है आपका जेटेट 2012 में आया हुआ था। तो इस तरह से झारखंड में जितने भी आए हुए प्रश्न है सिर्फ उसी को हम लेकर के आ रहे, चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए, तो आप सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखते रहिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, झारखंड में जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो जो है आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हजारीबाग जिला होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राम की आय रहीम की आय से दो भैंसों में से प्रत्येक भैंसे को 20,000 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे पर इससे क्या होता है, लाभ या हानि। देखिए ये प्रश्न अब तक हम बता दे रहे हैं आपको 1000 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया। 1000 से ज़्यादा बार, अगर आप रेलवे या एसएससी या ग्रुप डी की बात कीजिएगा तो सभी मिलाकर के 1000 से ज़्यादा बार आ गया। जेएसएससी की यदि आप बात कीजिएगा तो जेएसएससी में यह प्रश्न जो है आपका 20 से ज़्यादा बार आ चुका है, यानी यह प्रश्न को आप देख लीजिएगा। अब आपको देखने में प्रश्न तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कैसे बनेगा, लेकिन यह बहुत ही ट्रिकली है। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, और ऐसे सारे प्रश्नों को यदि ट्रिकली पढ़ना होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आपको सारा चीज़ ट्रिकली बताएंगे। अब देखिए एक फार्मूला आपको याद कर लेना है। इसमें क्या होता है, देखिए दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। तो यहाँ पर बेचा जाना मतलब क्या होता है बताइए, बेचा जाना मतलब विक्रय मूल्य, और एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10%, यहाँ बराबर होना चाहिए। देखिए एक को 10% और दूसरे को 20% की हानि होता है, तो यहाँ पर यह ट्रिक काम नहीं करेगा। लेकिन जब भी आपको देगा तो यहाँ पर 10% का लाभ देगा तो यहाँ पर 10% का हानि देगा, या 20% का लाभ देगा तो 20% का हानि देगा, या 30% का लाभ देगा तो 30% का हानि देगा। ऐसा यदि देता है तो आप इसको इस ट्रिक से बनाइएगा, आपका एकदम 100% राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, तो इसका ट्रिक होता है x²/100। क्या होता है, x²/100, और ये हमेशा हानि होता है, इसमें हमेशा हानि होता है। क्या होता है, हानि। इसको एकदम याद रखिएगा, ठीक है। दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब बराबर हो। दो भैंस है तो दोनों को 20-20 हजार रुपए में ही बेचा गया है, लेकिन एक भैंस को बेचने में 10% का ग्राहक को, यहाँ पर जो विक्रेता है उसको लाभ हो रहा है, और दूसरे को 10%, दूसरे को बेचने पर 10% की हानि हो रही है, यानी इक्वल होना चाहिए। 10-20 नहीं हो सकता है, 10-30 नहीं हो सकता है, 10-10 होगा। 10 लाभ तो 10 हानि, 20 लाभ तो 20 हानि, 30 लाभ तो 30 हानि। उसके लिए यह सूत्र काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हानि कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर और बट्टा में क्या करेंगे 100, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका हानि। क्या हो जाएगा, हानि। अब आप एक चीज देखिए, 10 का स्क्वायर आपने किया ना,
तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और बट्टा क्या हो जाएगा 100, और 100 से 100 कटेगा कि नहीं, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब 1 की क्या चीज है, प्रतिशत है, ठीक है। और क्या होगा हमेशा बताएं आपको, हानि, तो 1% हानि इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4%, सेकंड ऑप्शन है 8%, थर्ड ऑप्शन है 16%, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 1%, यानी राइट इसका आंसर क्या होगा, 1% हानि होगा। अब आपको यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए है, यदि अंत तक आप वीडियो देखते तो आपको लास्ट में जो है यहाँ पर एक प्रश्न हम देंगे, उसका जवाब आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न यही है, सिर्फ यहाँ पर हम अंतर कर देते हैं कि एक पर जो है आपको 20% का लाभ होता है और दूसरे पर जो है 20% की हानि होती है। तो इस पूरे सौदे पर उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो वीडियो को देख करके आप जरूर इसका यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। और मैथ का सारा वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैथ का अगर डेली क्लास चाहिए तो डेली आपको मिलेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। का योग 8 और उनका गुणनफल 15 है, तो वह संख्या कौन कौन है बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है, 5 4, 5 3, 6 2 या 0 8 क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना रहता है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से चेक करेंगे, तो 5 और 4, देखिए योग होना चाहिए 8 और गुणनफल 15, तो 5 4 को जोड़िएगा तो 9 और गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 5 के 20 हो गया ना। ये शर्त नहीं पूरा करें, क्योंकि 8 और 15 आना चाहिए, तो 9 और 20 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। चलिए सेकेंड की ओर चर्चा करेंगे, तो 5 और 3 को आप जोड़ेंगे तो 8 और 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15। तो देखिए यहाँ पर योग 8 आना चाहिए और 15 आना चाहिए गुणनफल, जो कि ये शर्त जो है आपको पूरा कर रहा है, यानी अभी एक आंसर राइट आंसर आपको ये हो रहा है। लेकिन आगे को भी हम चेक करेंगे कि क्या कोई और तो नहीं आता है। तो 6 और 2 को जोड़िए तो 8 आएगा, लेकिन गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुना करने पर 15, ये भी कैंसिल हो रहा है। और 0 और 8 को देखिएगा, 0 और 8 को जोड़िएगा तो 8 जरूर आ रहा है, लेकिन गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ सेकेंड आंसर जो है आपका यहाँ पर काम कर रहा है। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं, देखिए अब आपके मन में लग रहा होगा कि इसको हम इस तरह से नहीं काम करेंगे, इस तरह की दो संख्याओं का योग 8 है तो x + y = 8 और गुणनफल 15 है तो x y = 15 और a + b के होल स्क्वायर इसका काम करेंगे। तो ऐसे आप कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जब भी प्रश्न है तो ये इस तरह से करना है। अब आपको बता दें कि यह प्रश्न कब आया है, तो यह प्रश्न जो है आपका जेएसएससी का आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर जेएसएससी में पूछा है, एसएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा है, सब में आया हुआ प्रश्न। लेकिन जेएसएससी में यदि आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर ये जो है 4 बार ये प्रश्न अभी तक एग्जाम में आ गया है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है आपको यहाँ पर जेएसएससी का तैयारी, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा या झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हो कचपाल की, तो सभी में हम यहाँ पर मैथ के प्रश्न है और 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न जो है वही प्रश्न रहेंगे जो आपके आते हैं। तो हम उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप करवाते चलेंगे। तो आप यहाँ पर डेली मैथ क्लास, जीके, जीएस और झारखंड जीके की तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली आपको शाम में लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ आपका जो है यहाँ पर आया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, ये आपको बतलाना है। तो देखिए इस प्रश्न के बारे में यदि हम चर्चा कर लें तो अब तक 500 से ज़्यादा बार अब तक के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, जो कि बहुत ही MBBI है। अब झारखंड के एग्जाम में, जेएसएससी के एग्जाम में बात करें, किसी भी एग्जाम में झारखंड का, तो वो यहाँ पर जो है अब तक 10 से ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आ गए हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है ब्रिटेन है, भारत है, कनाडा है या दक्षिण अफ्रीका है। तो आप लोगों को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो आपका जो है यहाँ पर इंडिया का ही संविधान माना जाता है, इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाती है। यानी भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। आप लोग एकदम याद रखिए, क्योंकि अब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप यहाँ पर कमेंट करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। सारे एग्जाम का आया हुआ प्रश्न हम यहाँ पर आपको कंडक्ट करते चल रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप यहाँ पर जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला। पारसेक इकाई है, आपसे पूछा जा रहा है पारसेक जो है इकाई है, किसका इकाई है, ठीक है। पारसेक इज द यूनिट ऑफ दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। तो देखिए आपको हम बता दें यूनिट से एक प्रश्न आपका सेक्शन में आ सकता है, जिसमें आपको फोर्स का मात्रक पूछा जा सकता है, वर्क का मात्रक पूछा जा सकता है, स्पीड का मात्रक पूछा जा सकता है। तो यूनिट से एक प्रश्न आता है, इसलिए यूनिट आप कर लीजिएगा। अब देखिए पारसेक की हम बात करें तो पारसेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएसएससी में 5 बार आया हुआ है प्रश्न। आप सभी जेएसएससी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको मिला
मिला करके ये 5 बार आपका जीएस के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। तो अब बताइए पार्सेक क्या है। तो पार्सेक यहाँ पर जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अब यहाँ पर बोलेंगे दूरी का मात्रक यहाँ किलोमीटर होता है, लेकिन जो हम लोग खगोलीय दूरी मापते हैं उसमें जो है सबसे बड़ी दूरी या सबसे लंबी दूरी मापने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर पार्सेक का उपयोग करते हैं। यानी पार्सेक जो है यहाँ पर दूरी मापन की इकाई, जो सबसे बड़ी दूरी हम लोग इसके तरफ से मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है आपका मैट्रिक स्तर का प्रश्न है और 10th लेवल में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा और अच्छे नंबर लाने के लिए यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। देखिए यह प्रश्न जो है आपका यहाँ पर जेएसएससी में 3 बार आया हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है। यानी आपको बताना है कितने इसके जो है समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हिंदी में समस्थानिक है यानी ऑप्शन के रूप में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो देखिए यहाँ पर कितने होंगे, तो इसके समस्थानिकों की संख्या जो होती है 3 होती है। ठीक है, 3 होती है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। अब देखिएगा इसको हम जानकारी लेते हैं। तो कभी आप देखे होंगे 1H1, 1H2 और 1H3 इस तरह से होता है। तो समस्थानिकों में यहाँ पर देख रहे हैं सभी में नीचे की जो परमाणु संख्या है वो क्या है, आपस में समान है। तो यही होता है इसमें समस्थानिक में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देखिए पूछी जाती है कि समस्थानिक कितने हैं और इसके जो है संभारिक कितने हैं। तो संभारिक जब आएगा तो उसका हम बता देंगे, या नहीं तो अलग से क्लास जब साइंस का चलेगा तो उसमें समस्थानिक का संभारिक का सारा डाउट आपको जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो कितने होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल नंबर बी में। राइट आंसर बी होगा।